आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। सबसे पहले सभी को राम राम। आज हम क्लास 10 का मॉडल पेपर नंबर 8 उसका खंड ब हल करेंगे। जो हमें क्वेश्चन नंबर 4 के रूप में दिया गया है वह सबसे छोटी संख्या लिखिए जो 306 और 657 से पूर्णतः विभाजित हो। देखिए इसमें हमें क्या करना है, वो संख्या निकालनी है जो 306 और 657 से पूर्णतः विभाजित हो। तो जैसे इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, जब आपको इसमें दिया जाए सबसे छोटी तो हमें एलसीएम ज्ञात करना पड़ेगा और सबसे बड़ी बोली जाए तो एचसीएफ ज्ञात करना होगा। तो हमेशा याद रखना है यहाँ पर, जब बड़ी बोली जाए तो एचसीएफ और छोटी बोली जाए तो एलसीएम ज्ञात करना है। अब हमें क्या करना है, 306 और 657 का एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 306 और दूसरा हमारे पास है 657, इन दोनों का एलसीएम निकाल देते हैं। तो हमें क्या करना है, एलसीएम निकालने के लिए दोनों संख्याओं को एक साथ लेंगे और फिर यदि इसमें 2 का भाग जा रहा है तो 2 का भाग लगा देते। जैसे 2 का बच जा रहा है, 2 एकम 2 बच गया, 1 2 5 10, 2 तिया 6। इसमें 2 का भाग नहीं जा रहा तो सेम एज इट इज वैसे का वैसे रहेगा। फिर देखते हैं हम 2 का भाग दोनों संख्या में नहीं जा रहा है तो फिर आगे 3 में जाते हैं। 3 5 15, 3 एकम 3। इसमें भी हम देख लेते हैं, यदि 3 का भाग जा रहा है तो हम लगा देते थे। जैसे 3 दूना 6, 3 एकम 3, बच गया 2, 3 निम 27। इसी प्रकार से हमें आगे बढ़ना है, जिसका भाग जा रहा है उसका भाग हम लगाते रहेंगे। जैसे फिर 3 का जा रहा है, 3 एकम 3, बच गया 2, 3 7 21। यहाँ पर 3 7 21, 3 तिया 9। आगे अब हमें पता है कि 17 तो खुद एक प्राइम नंबर होता है, अभाज्य संख्या। तो 17 में तो 17 का भाग ही जाएगा और 17 पाड़े में 73 आता नहीं है और 73 खुद एक अभाज्य संख्या है तो 73 में 73 खुद का ही भाग जाएगा। अब हमें क्या करना है, इन सभी को लिखना है 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 17 गुणा 73। इन सभी के हमें क्या कर दिए हैं, गुणा कर देनी है। तो इन सब की गुणा करने पे हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इनके हम गुणा करके देख लेते हैं, वही हमारा क्या रहेगा, आंसर। तो इन संख्याओं के जब हम गुणा करेंगे तो गुणा करने में हमारा उत्तर आ जाएगा, उसे हम लिख देंगे 22,338। यही हमारा फाइनल आंसर है। तो सबसे छोटी संख्या जिसमें 306 और 657 पूर्ण तरफ विभाजित हो जाएंगे वो संख्या है 22,338। आगे सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 हमें दिया गया है बहुपद है एक, उसके शून्य का हमें ज्ञात करने। तो देखिए अगर अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करने तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले सिंपल पहले पद की तीसरे पद से गुणा करनी है और लिख देना वैसे का वैसे x² और -6। यहाँ पे कुछ नहीं है, एक एक की गुणा 6 से करेंगे तो 6 ही आएगा और 6 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो आएगा 2 गुणा में 3। तो हमें क्या करना है, वही यहाँ पर लिख देना है 2 साथ में x आ जाएगा, तो बीच में x है, और 3 साथ में x आ जाएगा। यहाँ पे जो निशान होता है सामने माइनस हो चाहे प्लस हो, बड़ी संख्या के आगे आ जाता है। ये बड़ी संख्या के आगे आ गया। और अब हम इन्हें प्लस करना है या माइनस वो देख लेते हैं। 3 में से 2 जाएगा तभी तो वो एक माइनस का x आएगा। तो हमें क्या करना है, इन्हें माइनस करना है। और माइनस कैसे होगा कि यहाँ पे जब प्लस लगाएंगे तो प्लस माइनस माइनस होगा, माइनस माइनस तो प्लस हो जाता है, तो इसीलिए प्लस माइनस माइनस होगा। अब हमें क्या करना है, 2 पद लेने हैं। तो इन दोनों में कॉमन क्या रहा है, x। तो x² में से x गया, क्या बचेगा, x। फिर यहाँ पे क्या आ रहा है बीच में प्लस, x से x क्या बचेगा 2, ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे माइनस और दोनों में कॉमन आ रहा है 3, 3 से 3 क्या बचेगा x। अब बाहर माइनस अंदर माइनस, माइनस माइनस प्लस, 3 से 6 गया 2 बार, ये दोनों ब्रैकेट कॉमन बनेंगे सेम, और ब्रैकेट से जो बाहर है वो उसका ब्रैकेट बन जाएगा। अब या तो आएगा x प्लस 2 बराबर 0 या आएगा x माइनस 3 बराबर 0। तो x है, ये प्लस का 2 इधर आके माइनस का 2 हो गया, और ये x है, ये माइनस का 3 इधर आके किसका हो गया, प्लस का 3। तो हमें पूछे गए थे इनके शून्यक। तो शून्यक आया है, एक तो आया है माइनस का 2 और एक आया है प्लस का 3। यही इनके क्या है, शून्यक। आगे सवाल नंबर 6 में हमें दिया गया एक समीकरण है जिसमें हमें x का मान 5 रखना है, y का मान क्या आता है वो हमें यहाँ पर बताना है।
तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस समीकरण में जहां पर भी x है उस x की जगह x का मान 5 रख देते हैं और बाकी वैसे का वैसा। तो 5 की गुणा, अब x की जगह 5 ही आएगा जो हमें दिया गया था, तो 5 गुणा 5 हो जाएगा 25 माइनस 3y बराबर में 16। तो सिंपल हमें क्या करना है, माइनस की संख्या जो y है उसके साथ में हमने माइनस 3y रख दिया। 16 था, ये प्लस का 25 इधर आए, किसका आ जाएगा, माइनस का। तो माइनस का 3y एज इट इज पड़ा है। 25 माइनस 16 होने पर बचेगा 9, बड़ी संख्या है माइनस की, और माइनस माइनस हो गया कैंसिल। अब y के साथ वाली संख्या कहाँ जाएगी, भाग में, तो y बराबर आ गया 3 तिया 9, 3 उत्तर आया। तो y का मान हमसे पूछा गया था, y का मान कितना आ गया है, 3। आगे सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 में हमारे पास एक एपी है, समांतर श्रेणी, जिसमें पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद हमें दे रखा है और हमें अगले दो पद यानी पांचवा पद और छठा पद A5 A6 हमें निकालना है। सबसे पहले तो हमारे पास जो है वो लिख लेते हैं। हमारे पास सबसे पहले A है, A कितना है 4। D निकालना है, D निकालने का तरीका मैंने पहले बता रखा है, A2 माइनस A1 कर दो, यानी 1 माइनस 4 कर दो, तो ये आएगा माइनस का 3। डी भी आ चुका है। अब हमें निकालना क्या था, अगले दो पद, तो 1 2 3 4 पद हमारे पास है, तो अगले दो पद A5 और A6 है। तो सबसे पहले A5 निकालते हैं, और ये हमने बता रखा है अगर A5 पद है तो हमें कैसे निकलेगा, सूत्र क्या होगा, A प्लस जितने पद है उसे कम कर को D से गुणा कर दो। तो A हमारे पास था 4 प्लस 4 गुणा D की गुणा करनी है, D हमारे पास है माइनस का 3। तो ये 4 है, ये 4 की गुणा 3 से करने पे आएगा 4 3 12, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। 12 में से 4 जाएगा तो बचेगा 8, और किसका, बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की। इसके बाद इससे आगे वाला पद यानी A6 निकालना था। A6 के लिए क्या करना होता है, A प्लस जितना पद है उससे एक कम कर दो और D से गुणा कर दो। तो A हमारे पास कितना था, 4 प्लस 5 गुणा D हमारे पास था माइनस का 3। तो 4 है, 5 की गुणा 3 से करेंगे आएगा 15, प्लस माइनस क्या आ जाएगा, माइनस। 15 में से 4 गया, बचेगा 11, बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की। तो इस तरीके से हमारा सवाल नंबर 7 भी होता है कंप्लीट। सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 में सबसे पहले में एक आकृति दी गई है जिसमें यह भी दिया कि PQ, ये PQ और RS, ये RS, दोनों भुजाएं समांतर है। तो हमें पता है कि समांतर भुजाओं के बीच में जो आकृति, जो कोण बनते हैं, जैसे मैं ये समझता हूँ दोनों भुजाएं समांतर है, तो इसमें ये जो जड़ के रूप में कोण बन रहा है, ये वाला और ये वाला जड़ में, वो हमेशा एकांतर कोण होता है। तो सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। हमें दिया हुआ है PQ समांतर RS के, ठीक है। ये कोई बड़ा सवाल नहीं है तो इसमें कुछ ज़्यादा हमें ध्यान नहीं दे रहा, लेकिन जो दिया हुआ वो तो हमें लिखना पड़ेगा। अब अगर समांतर भुजाएं हैं तो उनके बीच बनने वाले आकृति में कोण जो होते हैं वो जड़ में तब भी, जब भी बनते हैं, यानी P और S ये जड़ में बन रहे हैं, कोण P और कोण S, ये दोनों क्या होंगे, एकांतर कोण होंगे। आप ऐसे भी लिख सकते हो, पूरा नाम लिखना चाहो तो वो भी लिख सकते हो, वरना P और S तो आप समझ गए। इसी प्रकार दोनों भुजाएं समांतर है तो जड़ में कोण ऐसे भी तो बन रहा है, तो कोण Q और कोण R, कोण Q और कोण R, ये दोनों भी क्या है, एकांतर कोण। और ये इसीलिए बन पा रहा है क्योंकि दोनों भुजाएं समांतर है, इसीलिए हमने दिया हुआ लिख लिया। उसके अलावा एक चीज और दिख रही है हमें, ये कोण O और ये कोण O जो है ये एक दूसरे के शीर्षामुख है, लेकिन O नहीं लिख सकते हम, वो तो फिर सिमिलर हो जाएगा। तो हम ऐसे दे देते हैं POQ ये वाला कोण और ROS ये वाला कोण, या फिर SOR ये वाला कोण। तो हम लिख सकते हैं कोण POQ, सॉरी O बीच में था, Q इस तरफ है,
बराबर होगा SOR, और कारण क्या रहेगा, शीर्षाभिमुख कोण। बराबर होते हैं। अतः ध्यान से देखिए, ये हमारी एक आकृति बन रही थी, एक त्रिभुज ये वाला और एक ये वाला। हमने शायद सबसे पहले लिखा नहीं कि हमने किस त्रिभुजों को लिया है। हम यहाँ लिख दे सकते हैं कि त्रिभुज POQ और दूसरा था हमारा SOR। ये लाइन बीच में लिख दीजिएगा। तो तीनों चीजें बराबर है, तो त्रिभुज हमारा POQ सर्वांग भी हो गया और समरूप भी हो गया, लेकिन हमें तो समरूप सिद्ध करना था। वैसे दो कोण के बाद भी समरूप हो गया था, तीसरा हमने आ रहा था तो हमने निकाल दिया, वरना दो कोण बराबर होने से भी आकृति समरूप हो जाती है। तो POQ और SOR समरूप है, ठीक है। और किस विधि से वे तीनों कोण, तो एंगल एंगल एंगल, कोण कोण कोण, समरूपता कसौटी से हमारा त्रिभुज होता है समरूप, और इसीलिए ये होता है इति सिद्धम। आगे सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 में दिया गया है बिंदु है जिसके निर्देशांक हमारे सामने है, A और B दोनों बिंदु हमारे सामने है। ये मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु जो निर्देशांक दिए हैं किस अनुपात में विभाजित करता है वो हमें बताना है, ठीक है। तो हमें ध्यान रखना, हमें किस अनुपात में विभाजित करना है, तो अनुपात वाला फॉर्मूला ही लगाना है, ठीक है। ये दोनों बिंदु है और जहां पे रेखाखंड कट रहा है, जहां पे रेखाखंड में कोई बिंदु है उसके निर्देशांक हमें दे रखे, लेकिन वो किस अनुपात में विभाजित हुआ है वो हमें बताना है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि सबसे पहले हम एक रेखाखंड बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए A और B हमने बिंदु दे दिया, A हमारा था 1 2 निर्देशांक, B हमारा था 6 7, और इस रेखाखंड को एक बिंदु है, ठीक है, वो बिंदु मान लीजिए C है, और वहां पे जो विभाजित करने का निर्देशांक है वह 3 4 है। अब हमें बताना है किस अनुपात में है, तो अनुपात निकालने का तरीका होता है M1 और M2, और अनुपात का फॉर्मूला अगर आपको पता होगा तो हमें उसी का प्रयोग करना है यहाँ पर। अब वो सबसे पहले क्या होता है वो हम लगा लेते हैं। देखिए हमें पता है कि हमें x और y दोनों के अनुपात जो निकालने पे आंसर आता है वो हमारे पास है, तो x और y दोनों का है, ठीक है। तो पहले हम x का लगा लेते हैं, ठीक है। किस प्रकार से लगेगा, क्या करेंगे हम, सबसे पहले हमें पता है कि अनुपात जब हम निकालेंगे तो सबसे पहले हमारा फॉर्मूला रहता है M1 गुणा में x2, और प्लस में रहता है M2 गुणा में x1, और बट्टे में दोनों का प्लस M1 प्लस M2, और आंसर आता है जो हमारा निर्देशांक निकलने वाला है, यानी कि x का मान। और वो मान आप निकालोगे वो तो हमें सामने पहले से दिया हुआ है, x का मान तो यही है 3, M1 हमें पता नहीं है, गुणा में x2, देखो x1 y1 x2 y2 ये रहा, तो x2 हमारे पास है 6, प्लस M2 हमें पता नहीं है क्योंकि अनुपात तो दोनों ही पता नहीं है, गुणा में x1 हमारे पास कितना है 1, और बट्टे में दोनों का जोड़ जो भी हमें पता नहीं है, बराबर में 3। अब सिंपल हमें क्या करना है, सबसे पहले तो ये जो संख्या यहाँ भाग में है वो बराबर से उस तरफ जाएगी, तो पूरी भाग में, तो पूरी किस में चली जाएगी, गुणा में, यानी हम इसे लिख लेते हैं 3 गुणा में चला जाएगा M1 प्लस M2, ये बट्टे वाला फ्री हो गया। अब इसको हल कर देते हैं, ये m की गुणा 6 से करेंगे तो आएगा 6 M1 प्लस 1 की गुणा M2 से करोगे तो 1 M2, ये वैसे का वैसे रहेगा। इसे हल कर देते, 3 की गुणा M1 से करने पे 3 M1 प्लस 3 की गुणा M2 से करने पे 3 M2। अब इन दोनों को हल कर देते हम, जैसे सबसे पहले M1 6 M1 है, ये प्लस का 3 M1 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का 3 M1 हो जाएगा, बराबर में 3 M2 था, ये प्लस का 1 M2 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का 1 M2, तो 6 में से 3 जाने बचेगा 3 M1, और बराबर में 3 में से 1 जाएगा तो बचेगा 2 M2।
अब दोनों के अनुपात कैसे निकलेंगे, ये m1 है, ये m2 जो यहाँ गुणा में इधर आ जाएगा भाग में, यहाँ बचा है 2, और ये जो 3 यहाँ गुणा में था चला जाएगा भाग में। तो हमें क्या बताना था, हमें m1 अनुपात m2 इन दोनों को बताना था। तो m1 का अनुपात आया 2 और m2 का आया है 3। ध्यान रखिएगा हमें x और y दोनों के निर्देशांक दिए हुए हैं, तो आप x का रख के हल किया मैंने, आप y का रख के कर सकते हो, लेकिन y में फिर उत्तर सामने 4 होगा। ठीक है, तो आप किसी प्रकार से भी हल कर सकते हैं। अनुपात हमें चाहिए थे, अनुपात हमने निकाल लिया, हमारा सवाल होता है यहाँ पर कंप्लीट। सवाल नंबर 9।